हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम, स्वागत 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 करते हैं आप सभी का स्टडी लवर वीर फैमिली में। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अब हम आपके लिए एसएलवी, एसएससी एंड रेलवे एग्जामिनेशन के लिए अब थ्योरी क्लासेस भी जो है शुरू करने जा रहे हैं। तो कंप्लीट फाउंडेशन थ्योरी क्लासेस हम आपको कराने जा रहे हैं। यानी कि आप सभी जानते तो हैं कि स्टैटिक जीके और जो हमारा साइंस का जो पोर्शन है, जनरल साइंस का जो पोर्शन है, वो आपके अपकमिंग रेलवे टेक्नीशियन और आपकी जो एसएससी सीएचएसएल या एसएससी की जितने भी फॉर्मेट हैं, एमटीएस, यहाँ पर सीजीएल हो जाता है, सीपीयू हो जाता है, तो उन सभी में साइंस का जो पोर्शन है और जो जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है, जो स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा हो जाती है, ये आप भली भांति समझते हैं और जानते हैं। बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में आप हमें थ्योरी सेशन भी प्रोवाइड कराएं। तो हम वादा करते हैं, हम आपके लिए थ्योरी सेशन जो है लेकर के आ गए हैं। इस सेशन में, इस वीडियो में आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे। अगर कंसेप्ट यहाँ पर आप जो है लेके चलते हैं साथ में, तो आप सारे के सारे चैप्टर्स को बड़े ही आसानी से समझ पाते हैं, समझ विकसित कर पाते हैं, अच्छी रिकॉग्निशन, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाते हैं। तो बिना देरी लगाए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा वीडियो होने जा रहा है, एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ हम शुरू कर रहे हैं, और जो कि सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। एक तरफ हमें लाइट दिखावा दे रहा है और एक तरफ हमें साउंड दिखावा दे रहा है ना। तो यहाँ पर प्रकाश और जो ध्वनि है उसको लेकर के आपकी सभी एग्जामों में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे सेशन ऑल एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, चाहे आप रेलवे दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, डिफेंस दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, साइंस का पोर्शन बनता है। हमारे सेशन उनके लिए वरदान होंगे। एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स शुरू करते हैं, और कंसेप्ट वाली क्लास आज जो हमारी होने जा रही है वो लाइट और साउंड को लेकर के होने जा रही है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रकाश और जो है ध्वनि, यहाँ पर लाइट एंड जो साउंड है, इनकी स्टडी को क्या कहा जाता है, इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, इनकी स्टडी को, इनके अध्ययन को क्या ही कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि लाइट किससे बनी है, तो फोटोन के पार्टिकल से बनी है। किससे बनी है? फोटोन के पार्टिकल से बनी है। तो यहाँ पर आपको जो है चीज़ें ध्यान में रखना होगी कि यहाँ पर इसका जो अध्ययन होता है वो फोटोलॉजी होता है, फोटोलॉजी, है ना। या फिर आपने इसको ऑप्टिक्स ब्रांच से भी सुना होगा, ऑप्टिक्स जो ब्रांच होती है ना, ठीक है। और यहाँ पे जो साउंड है वो एकोस्टिक साइंस आपने जरूर सुना होगा कि एकोस्टिक साइंस में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो हम जो है साउंड का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है आपको, इतनी चीज समझ में आती है। तो अब हम चलते हैं आगे। यानी कि अगर हम यहाँ पर जो है ऑप्टिक्स ब्रांच की बात कर रहे हैं, प्रकाशिकी की बात कर रहे हैं, फोटोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं। और अगर हम एकोस्टिक साइंस की बात कर रहे हैं तो उसमें हम ध्वनि का अध्ययन करते हैं। आइए इनका बहुत ही शानदार तरीके से, है ना, यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किसकी, है ना। सबसे पहले हम प्रकाश पे प्रकाश डालते हैं। किस पर? प्रकाश पे प्रकाश डालते हैं, है ना, कि लाइट जो है वह होता क्या है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जानना होगा कि प्रकाश होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश एक क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है ना। यहाँ पर प्रकाश क्या हो जाएगा? प्रकाश एक ऊर्जा है ना। बोलो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ध्वनि क्या है ना। तो ध्वनि भी क्या है? ध्वनि भी एक ऊर्जा है, लाइट भी एक एनर्जी है, साउंड भी जो है एक एनर्जी है। दोनों ही एनर्जी की फॉर्म है, दोनों ही ऊर्जा है। बोलो, इतनी चीज समझ में आती है क्या, है ना। अब अगर हम यहाँ पे बात करें प्रकाश, तो प्रकाश को और भी ज्यादा अच्छे से जानने की आवश्यकता है। अगर हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश जो है फोटोन के कणों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? तो प्रकाश फोटोन के कणों से मिलकर बना है। ये बात अच्छे से याद रखना है ना। फोटोन के जो पार्टिकल होते हैं, है ना, फोटोन के कणों से मिलकर बना है। अगर हम यहाँ पे लाइट की बात कर रहे हैं, प्रकाश की बात कर रहे हैं, प्रकाश फोटोन के कणों से मिलकर बना है। वहीं पे ध्वनि माध्यम के कणों से मिलकर बनी है। आगे हम साउंड के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अब आगे, है ना, प्रकाश एक ऊर्जा है ना। यहाँ पर जो है प्रकाश एक ऊर्जा होने के साथ साथ प्रकाश फोटोन के कणों से मिलकर बना है, ठीक है। अब अगर आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, तो जो लाइट होती है, वह लाइट जो होती है ना, वह माध्यम के, है ना, माध्यम के साथ भी गमन कर सकती है और वह निर्वात में भी गमन कर सकती है। यानी कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं, क्या ऐसा कहा जा सकता है
कि प्रकाश जो है वह निर्वात में चलता है और माध्यम में भी चलता है ना। ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है। तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से सीख लेनी चाहिए कि अगर प्रकाश वैक्यूम में चल सकता है तो वैक्यूम में चलने वाली तरंगों को क्या कहा जाता है ना। ये प्रश्न उठता है, ये सवाल उठता है कि निर्वात में गमन करने वाली तरंगों को क्या ही कहा जाएगा, है ना। जो तरंगे निर्वात में गमन करती हैं, जिन तरंगों को किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी तरंगों को हम क्या कहते हैं, ऐसी तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। बोलो समझ गए क्या, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय, है ना। याद रखिए थ्योरी सेशन है ये आपका, है ना, थ्योरी सेशन है। इस थ्योरी सेशन में आपको सिर्फ कंसेप्ट मिलेंगे, फैक्ट मिलेंगे, आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, और आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी जानकारियां आप प्राप्त कर पाएंगे, बहुत अच्छा एल्गोरिदम हम सेट करेंगे, और आप ये जो चीजें हैं, जो कंसेप्ट है, वो हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। तो प्रकाश निर्वात में वैक्यूम में, जैसे कि सूर्य से पृथ्वी तक आ रहा है तो वो वैक्यूम से होते हुए आ रहा है, निर्वात से होते हुए आ रहा है। ठीक है, ठीक। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम इसको बोलते हैं, है ना, याद रहेगा। अब अगर प्रकाश वैक्यूम में चल सकता है तो क्या वह माध्यम में नहीं चल सकता? बिल्कुल, माध्यम में भी चल सकता है ना। वैक्यूम में तो चल ही सकता है, माध्यम में भी चल सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रकाश कांच के अंदर प्रवेश कर जाता है, प्रकाश जल के अंदर भी प्रवेश कर जाता है, प्रकाश हीरे के अंदर भी जो है वह प्रवेश कर जाता है, कर सकता है। इतनी चीज क्लियर है ना। तो निर्वात में गमन करने वाली तरंगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अच्छा, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहा, इसको विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों कहा? निर्वात में गमन करने वाली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे ही क्यों होती हैं, है ना, क्योंकि इसमें दोहरी फील्ड होती है। क्या होती है? इसमें दोहरी फील्ड होती है। जरा ध्यान से समझने का प्रयास करना, हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। एक इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस प्रकार से, और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है इस तरीके से, है ना। एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इस तरीके से, और एक होती है मैग्नेटिक फील्ड, कुछ इस तरीके से। समझने का प्रयास करना। बोलो समझ में आ गया क्या? अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज महसूस कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। किस किसने ये जाना, एहसास किया? बोलो, समझ में आया क्या, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां पर जो फोटोन के पार्टिकल है, अब ध्यान से सुनना, जरा समझने का प्रयास करना। प्रकाश जेड एक्सिस में आगे बढ़ रहा है, प्रकाश जो है जेड एक्सिस में आगे बढ़ रहा है, और ये हमारी कौन सी फील्ड हो गई, है ना, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। समझ गए? बोलो, यहां तक चीज क्लियर है क्या? तो एक एक विद्युत क्षेत्र हो गया, एक चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो इसको हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए इसको हम यहाँ पर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने यहाँ पर क्या जाना कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वह विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर है ना, यानी कि 90 डिग्री एंगल पर जो है ये तरंग, ये जो फोटोन के पार्टिकल है, ये इस प्रकार से एक्स एक्सिस में और इस प्रकार से वाई एक्सिस में गति करते हुए आगे जा रहे हैं। तो निर्वात में गमन करने वाली जितनी भी तरंगे हैं, है ना, वो विद्युत चुंबकीय तरंगे इसलिए कहलाती है क्योंकि वो जेड एक्सिस में तो आगे बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाते हुए आगे बढ़ती है। क्या समझ में आ गई? यानी कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो पैरेलल एक्सिस है इसके लंबवत, परपेंडिकुलर है ना, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या? बोलो, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी जो प्रकाश है वह, अगर हम यहाँ पे माध्यम की बात कर लें, थोड़ी देर के लिए मीडियम की बात कर लें, हमने आपको बताया था ना कि जैसे ये पानी में भी जा सकती हैं, ये हीरे में भी जा सकती हैं, ये कांच में भी जा सकती हैं, है ना। वैक्यूम में तो जा ही सकती है, लेकिन पानी, हीरा कांच में भी जा सकती है, निर्वात में तो जा ही सकती है। तो ऐसा कहा जा सकता है क्या कि ये माध्यम के लंबवत गमन करती है, परपेंडिकुलर गमन करती है, माध्यम के लंबवत गमन करती है। आज का सेशन अगर अच्छे से अटेंड कर लिया आपने, तो आज का सेशन अटेंड करने के बाद आपने प्रकाश को, ध्वनि को इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा जिस तरीके से हम कंसेप्ट बताकर आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है प्रकाश की हमने यहां पर बात कर ली।
क्या क्या हमने देखा, प्रकाश फोटोन के कणों से मिलकर बना है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है ना। और ये जो फोटोन के कण हैं ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाते हुए आगे निकलते हैं। ऐसी तरंगे जो माध्यम के लंबवत गमन करती है उन तरंगों को क्या कहा जाता है, ऐसी तरंगे जो माध्यम के लंबवत गमन करती है उनको अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में कई मर्तबा पूछा गया है ना। उसको हम अनुप्रस्थ यानी कि जो है ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। बोलो समझ में आ गया क्या, इतनी चीज क्लियर है। माध्यम में लंबवत गमन करने वाली तरंगों को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है ना। और जो यहाँ पर वैक्यूम में यानी कि निर्वात में दोहरी फील्ड बनाती हुई जो तरंगे गति करती हैं उनको विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। बोलो, विद्युत चुंबकीय तरंगे है ना निर्वात में भी गमन कर सकती है, वैक्यूम में भी गमन कर सकती है और माध्यम में भी गमन कर सकती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में ये दोनों गुण पाए जाते हैं, यानी कि फोटोन से बनी हुई तरंगे माध्यम में तो जा ही मतलब वैक्यूम में तो जा ही सकती है, निर्वात में। जैसे कि सूर्य से प्रकाश अगर पृथ्वी तक आ रहा है तो वह निर्वात से होते हुए आ रहा है, वैक्यूम से होते हुए आ रहा है ना। इतनी चीज क्लियर है क्या, बोलो। अब एक चीज और हम आपको बताते हैं, इसमें एक चीज और हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ध्यान से जरा ध्यान से सुनना, है ना। ऐसी तरंगे जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और जो निर्वात में गमन कर सकती है ना, उनको यहाँ पर नॉन मैकेनिकल वेव भी कहा जाता है, नॉन मैकेनिकल वेव भी कहा जाता है। तो जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ना वो सारी की सारी अयांत्रिक तरंगे हैं, वो सारी की सारी नॉन मैकेनिकल वेव है। क्या बात समझ में आ गई, नॉन मैकेनिकल वेव है, यानी कि ये सारी की सारी जो तरंगे हैं आपकी, वो सारी की सारी जो तरंगे हैं वह अयांत्रिक तरंगे हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा, है ना, अयांत्रिक तरंगे इसको कह दिया तो यांत्रिक तरंगे किसे कहेंगे। तो इसी का जस्ट उल्टा, है ना, जिन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है, जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपकी जो तरंगे होती हैं वो यांत्रिक तरंगे हो जाती हैं, वो मैकेनिकल वेव हो जाती हैं। अभी साउंड में हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो तरंगे सिर्फ निर्वात में गमन करती हैं, निर्वात में, वैक्यूम में, उन तरंगों को क्या कहा जाता है, उन तरंगों को नॉन मैकेनिकल वेव कहा जाता है। अब एक बार जरा क्विक रिवीजन कर लें, क्योंकि अब हमको साउंड के बारे में भी जानना है ना। शॉर्ट वीडियो होगा, लेकिन इस शॉर्ट वीडियो में आप बहुत कुछ जान पाएंगे, हमारा दावा है। ये शॉर्ट वीडियोस आपके नॉलेज को इतना ज़्यादा बूस्ट करने वाली हैं, है ना, कि आप यहाँ पर कंसेप्ट को बिल्ड करते हुए एक एक ब्रिक्स पे ब्रिक्स रखते जाएंगे और कंसेप्ट की दीवार बनती चली जाएगी, बनती चली जाएगी। और आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार तरीके से हमने सारे कंसेप्ट आपको बता दिए। कोई बुकिश मटेरियल नहीं होगा, कोई, है ना, फालतू की बातें नहीं होगी, कोई हवाबाजी नहीं, सीधे कंसेप्ट की बात करेंगे, फैक्ट की बात करेंगे और कंप्लीट थ्योरी की बात करेंगे। रेगुलर सेशन होगा, आपको यहाँ पे हम जो है जेनरिक वीडियोस के माध्यम से हम आपको जो है टॉपिक कंप्लीट कराने जा रहे हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है क्या, एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं ना। ऐसी तरंगे जो निर्वात में गमन करती हैं उनको अयांत्रिक तरंगे कहा जाता है, नॉन मैकेनिकल वेव कहा जाता है। तो प्रकाश एक अयांत्रिक तरंगे है ना। ऐसी तरंगे जो निर्वात में तो गमन कर ही सकती है, साथ में माध्यम में भी गमन कर सकती हैं, और जो माध्यम के लंबवत गमन करती है, माध्यम के लंबवत, है ना, वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, वो आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है। तो प्रकाश क्या हो गया, एक अनुप्रस्थ तरंग हो गया, जेड एक्सिस में आगे बढ़ रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, ये जरूर अपने को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो प्रकाश जो है फोटोन के कणों से मिलकर बना है, और फोटोन में क्या होती है, ऊर्जा होती है, इसीलिए प्रकाश, है ना, एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश अपने साथ क्या लेके जाता है, ऊर्जा लेके जाता है ना, किसके माध्यम से, फोटोन के कणों के माध्यम से। और ये जो फोटोन के जो पार्टिकल होते हैं ये क्या होते हैं, ये द्रव्यमान रहित होते हैं, ये मास लेस होते हैं, और ये चार्ज लेस भी होते हैं। क्या होते हैं, इनमें कोई आवेश भी नहीं होता और इनमें कोई द्रव्यमान भी नहीं होता। फोटोन के पार्टिकल, है ना, चार्जलेस और मासलेस होते हैं। अब जरा ध्यान से सुनने का प्रयास करना, हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, ठीक है। आपको जो है क्या बताने जा रहे हैं, है ना, थोड़ा सा इसको नीचे लेके आ जाते हैं। इतनी चीज तो समझ में आती है ना। एक बार इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा ना छोटा कर देते हैं, सिलेक्ट करके थोड़ा सा एक काम करते हैं, छोटा कर देते हैं, ताकि हम आपको इसी में, है ना, इसी में और भी ज्यादा जानकारियां ऐड कर पाएं, थोड़ी सी और भी ज्यादा जानकारी हम इसमें ऐड कर पाएं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब आपसे ना पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो, है ना, चाल है वह किसकी चाल है ना। दुनिया में
सबसे ज़्यादा जो चाल है वह किसकी चाल है, तो वह प्रकाश की चाल है। लेकिन प्रकाश की जो चाल होती है वो आपसे अलग अलग माध्यम में पूछता है। प्रकाश की चाल अलग अलग मीडियम में आपसे जो है वह पूछी जाती है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है, जो वैक्यूम में चाल होती है ना, वो क्या होती है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो प्रकाश की निर्वात में चाल होती है, जो वैक्यूम में चाल होती है ना, वह कितनी होती है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वैक्यूम, है ना। वह जो चाल होती है, वाटर में जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है, ग्लास में यानी कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, और आपसे डायमंड में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये आपसे बहुत मर्तबा, कई मर्तबा प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं। तो जो वैक्यूम में प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछे वाटर में, तो यहाँ पर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है ना। अगर आपसे ग्लास में पूछ रहा है तो सिर्फ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और अगर आपसे डायमंड में पूछ रहा है, तो 1.2, ध्यान रखिएगा, 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना, वह डायमंड में प्रकाश की चाल होती है। इतनी चीज समझ में आती है क्या? आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, बोलो, शानदार तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। प्रकाश की चाल किस पे डिपेंड करती है ना, प्रकाश की चाल निर्भर करती है माध्यम के अपवर्तनांक पर, है ना। अगर माध्यम का अपवर्तनांक, इसको अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, है ना, और यहाँ पर हम लिखेंगे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर C/V। आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, जरूर पढ़ा होगा, है ना। C क्या होता है यहाँ पर, C होता है ना प्रकाश की चाल वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना, वैक्यूम यानी कि निर्वात में। आपसे पूछता है V क्या होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आपसे पूछता है U क्या है, म्यू क्या है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक। बोलो, समझ में आ गया क्या? अब जरा ध्यान से सुनो, अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि जैसे जैसे माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ेगा प्रकाश की चाल कम होती जाएगी। जरा ध्यान से देखिए, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। तो अगर हीरे का अपवर्तनांक ज्यादा है तो प्रकाश की चाल हीरे में सबसे कम है ना। निर्वात की बात करें तो निर्वात का तो कोई अपवर्तनांक ही नहीं होता, इसलिए वैक्यूम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा है। क्या ये छोटी सी चीज समझ में आ रही है आपको? आपसे पूछेगा कि प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, क्या पूछेगा कि लाइट की जो स्पीड है वो डिपेंड करेगी किस पर, है ना, लाइट स्पीड डिपेंड्स अपॉन, है ना, किस पर डिपेंड करती है, तो आप यहाँ पे लगा देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर जो है प्रकाश की चाल निर्भर करती है। इतनी सारी चीजें क्लियर है क्या? अगर क्लियर हो तो आगे बढ़ा जा सकता है। अब हमको प्रकाश में सिर्फ इतना ही जानना जरूरी था, एक बार हम चेक कर लेते हैं, यहाँ से सब कुछ ठीक है, ऑल ओके, है ना। अब आगे बढ़ा जा सकता है, ठीक है। अब प्रकाश को बहुत अच्छे से जान लेने के बाद, है ना, हमने फोटोलॉजी कर लिया, ऑप्टिक्स, हम प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स को क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी बोलते हैं, है ना। अब हम जो है एकॉस्टिक साइंस में आ जाते हैं, अब हम थोड़ा सा साउंड में आ जाते हैं। अच्छा, दोनों में एक चीज कॉमन है ना, दोनों में एक चीज कॉमन है, प्रकाश भी अपने साथ ऊर्जा लेकर के जाता है ना, और ध्वनि भी अपने साथ, है ना, ऊर्जा लेकर के ही जाती है, ठीक है। प्रकाश अपने साथ ऊर्जा लेके जाता है, ध्वनि भी ऊर्जा लेके जाती है, ठीक है। इसको जो है आप यहाँ पर याद रखना। अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम साउंड की बात करते हैं, ठीक है, साउंड की बात करेंगे। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं साउंड, है ना। साउंड का अध्ययन क्या होता है, ध्वनि का अध्ययन क्या होता है, तो आप कहेंगे एकॉस्टिक साइंस। बोलो, इतनी चीज क्लियर है क्या, है ना। अब यहाँ पे इससे संबंधित जितने भी फैक्ट है वो हम साथ में लिखते चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ध्वनि भी क्या है, एक प्रकार की ध्वनि भी, है ना, एक ऊर्जा ही है। ध्वनि भी क्या है, एक प्रकार का एनर्जी ही तो है ना। ध्वनि भी एक प्रकार का एनर्जी है। आप रेगुलर रहना, आप हमारी सारी वीडियोस देखना, आपको बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप फील करेंगे, अच्छी रिकॉग्निशन, अच्छा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा, अच्छे कंसेप्ट हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमने आपके लिए थ्योरी क्लासेस शुरू कर दी हैं, और ईच एंड एवरी फैक्ट हम आपको बताएंगे ताकि आप बहुत अच्छे से मजबूत महसूस कर पाएँ साइंस, स्टैटिक, जीके, जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में।
हम आपके लिए आ गए हैं पूरे पोटेंशियल के साथ, नई ऊर्जा, नए जोश के साथ आपको कंप्लीट सिलेबस कराने के लिए, ठीक है। तो आप हमारी सारी वीडियो फॉलो करना और आप देखना कि ये सेशन अटेंड करने के बाद आपको कितना लाभ मिल रहा है, ठीक है। चलिए, ध्वनि भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है ना। लेकिन ध्वनि जो है ना, ध्वनि किस पर निर्भर करती है, तो साउंड डिपेंड्स ऑन, ध्वनि जो है उसकी डिपेंडेंसी किस पर है ना, निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो आप यहाँ पे लगा देना कि यह तो ध्वनि तो निर्भर करती है ना, माध्यम के घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ मीडियम, है ना, डेंसिटी ऑफ मीडियम और माध्यम की प्रत्यास्था। बोलो याद रहेगा क्या, माध्यम की प्रत्यास्था, है ना, डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम और इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। बोलो समझ में आ गया क्या। जैसे जैसे माध्यम का घनत्व बढ़ेगा ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि घनत्व ज्यादा किसका होता है, तो आप कहेंगे सर सॉलिड जो मीडियम है उसका घनत्व ज्यादा होता है, फिर लिक्विड का घनत्व थोड़ा कम होता है और गैस का घनत्व सबसे कम होता है। तो ध्वनि की चाल सॉलिड में सबसे ज्यादा होगी, लिक्विड में कम और फिर गैस में सबसे कम हो जाएगी। इतनी चीज समझ में आती है ना। हमने अभी प्रकाश में क्या पढ़ा कि प्रकाश जो है वह है ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और दोहरी फील्ड बनाते हुए आगे बढ़ता है ना। लेकिन ध्वनि के साथ ऐसा नहीं, ध्वनि तो माध्यम के कणों से मिलकर के बनी है ना। ध्वनि किससे मिलकर के बनी है, माध्यम के कणों से मिलकर के बनी है। तो माध्यम के कणों में क्या होता है, माध्यम के कणों में विक्षोभ उत्पन्न होता है। क्या होता है, जब भी ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है तो विक्षोभ को अपन क्या बोलते हैं, है ना, डिस्टरबेंस पैदा होता है। देखो किस तरीके से, तो अगर हम यहाँ पे एक लाउड स्पीकर बनाएं, कुछ इस तरीके से लाउड स्पीकर बनाएं, तो यहाँ से जो है साउंड निकल रहा है, यहाँ से क्या निकल रहा है, साउंड निकल रहा है, इस प्रकार से। तो माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होगा किस तरीके से, है ना, माध्यम में लेयर्स एक दूसरे को क्या मारेंगी, है ना, धक्का मारेंगी। जैसे मान लीजिए कि माध्यम में कण है ना, माध्यम में क्या है, पार्टिकल है ना, गैस के पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है। बोलो समझ में आ गया क्या। तो एक लेयर दूसरी लेयर को धक्का मारेगी, दूसरी लेयर तीसरी लेयर को धक्का मारेगी, कुछ इस तरीके से। कैसे, जैसे ही साउंड आया तो माध्यम, ये जो मीडियम है इसमें विक्षोभ उत्पन्न हुआ, डिस्टरबेंस आया, एक लेयर दूसरी लेयर को धक्का मार रही, दूसरी तीसरी को मार रही, तीसरी चौथे को मार रही, चौथी पांचवें को मार रही है। इस प्रकार से विक्षोभ उत्पन्न होता है और एक वेव जनरेट होती है और साउंड आगे बढ़ता है मीडियम के पार्टिकल के थ्रू। बोलो समझ में आ गया क्या। तो आपने यहाँ पर ये देखा, आपने यहाँ पर ये महसूस किया कि ध्वनि तो माध्यम के समांतर, माध्यम के समांतर पैरेलल, एक लेयर दूसरी लेयर को धक्का मार रही है तो माध्यम के समांतर गति कर रही है, पैरेलल। जो मीडियम के पार्टिकल है वो जो है समांतर गमन कर रहे हैं। बोलो कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, कंसेप्ट वाली क्लास है अपनी। माध्यम के समांतर गमन करने वाली तरंगों को क्या कहा जाता है, अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है। यहाँ पर इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। बोलो समझ में आ गया क्या। देखो ये सारे के सारे सेशन, ये सारी की सारी वीडियो, ये थ्योरी सेशन है आपके। इन सेशन में आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कंसेप्ट मिलेंगे, भर भर के कंसेप्ट मिलेंगे। अगर आपने इन वीडियोस को फॉलो कर लिया तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, आप जो करंट अफेयर जो भी पढ़ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है वो आपका बाहर नहीं जाएगा। सारे कंसेप्ट हम आपको बताएंगे, जीरो से शुरू करेंगे, जीरो से उठाया है और जीरो से हीरो बना देंगे, हीरो से सुपर हीरो बना देंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आती है। एक बार रिव्यू कर लें। ध्वनि एक ऊर्जा है ना। एकोस्टिक साइंस, एकोस्टिक जो साइंस होता है, एकोस्टिक साइंस है ना, उसमें हम ध्वनि का ही तो अध्ययन करते हैं। ठीक है, ध्वनि एक ऊर्जा है, अपने साथ ऊर्जा लेकर के जाती है, माध्यम के कणों से मिलकर बनी है ना। माध्यम का घनत्व तो बढ़ता जाएगा तो ध्वनि की चाल बढ़ती जाएगी, माध्यम की प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी तो ध्वनि की चाल बढ़ती जाएगी। आगे हम इलास्टिसिटी के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन है ना, ये क्या होता है। जब हम इलास्टिसिटी बताएंगे ना, जब प्रत्यास्था पढ़ाएंगे, जब हम आपको बताएंगे, है ना। ध्वनि सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम और गैस में, है ना। लेकिन ध्वनि कभी भी वैक्यूम में नहीं जा सकती, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये तो माध्यम पे निर्भर करती है। ध्वनि कभी भी निर्वात में गमन नहीं कर सकती, इसको हमेशा याद रखेंगे। वैक्यूम में, है ना, कभी भी गमन नहीं करेगी। जैसे क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, प्रश्न पूछे जाते हैं कि चंद्रमा पर विस्फोट हुआ है तो क्या धरती पर सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में वैक्यूम है।
ध्वनि वहां से ट्रेवल करके पृथ्वी तक आ ही नहीं पाएगी, उसको मीडियम चाहिए। चंद्रमा पर तो वैसे ही वायुमंडल नहीं है ना, बीच में भी वैक्यूम है, समझ गए। तो ध्वनि कभी भी वैक्यूम में गमन नहीं कर सकती। माध्यम के समांतर गमन करने वाली तरंगों को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। इतनी चीज समझ में आती है क्या? तो आज हमने एक थोड़ा सा अंतर देखा। कौन सा अंतर देखा? साउंड की, साउंड क्या होता है और जो है लाइट क्या होती है। अब जिस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर जो है स्पीड कराई कि लाइट की स्पीड क्या है, उसी प्रकार से हमको यहाँ पर, है ना, और हमने आपको ये बताया कि जो साउंड, जो लाइट है उसकी डिपेंडेंसी किस पे है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ऐसे ही साउंड किस पे डिपेंड करता है, तो वह माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है। अब देखो, हमने आपको यहाँ पर जो है स्पीड याद कराना है कि स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है। जैसे लाइट में किया ना अपन ने, ऐसे ही यहाँ पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर पर सेकंड होती है। और एक चीज जरूर याद रखना, अगर माध्यम में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, तो यहाँ पर जो साउंड की स्पीड है वो भी बढ़ेगी। इस बात को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अगर माध्यम में ताप बढ़ता है तो साउंड की स्पीड भी बढ़ती है। देखो कैसे, आपको एक फैक्ट याद रखना होगा कि प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर 0.61 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल माध्यम में बढ़ जाया करती है। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे 332 मीटर पर सेकंड चाल है ना, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे 332 मीटर पर सेकंड अगर ध्वनि की चाल है, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे कितनी हो जाएगी? तो 332.61 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बोलो यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया, है ना? बोलिए, समझ में आया कि नहीं? अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल है, तो 1 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होगी? तो 332.61 मीटर पर सेकंड। आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है ध्वनि की चाल कितनी होगी, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको 332 में जोड़ देना है, 332 में आपको प्लस कर देना है ना, 25 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस पर 0.61 बढ़ रहा है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना बढ़ने वाला है ना, तो 25 गुणित 0.61 है ना, तो यहाँ पर आपका 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है ध्वनि की चाल निकल के आ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? जैसे 1 डिग्री जोड़ा था अपन ने, 1 डिग्री बढ़ने पर 332.06, तो 25 डिग्री बढ़ने पर 25 गुणित 0.6 और इसका मल्टीप्लाई करके 332 में जोड़ देंगे, तो हमारे पास जो है वह ध्वनि की चाल निकल के आ जाएगी 25 डिग्री सेल्सियस पर। सिर्फ अपने को इतना ही याद रखना है ना, कि ध्वनि वैक्यूम में गमन नहीं कर सकती और जिन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो फाइनल कंक्लूजन पे चलते हैं, क्योंकि वैक्यूम में नहीं चल सकती, इसको तो माध्यम चाहिए। जिन तरंगों को माध्यम चाहिए होता है ना, मीडियम चाहिए होता है, उनको यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। हमने आपको लाइट में भी बताया था ना, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है ना, ठीक है। और यहाँ पर यह एक मैकेनिकल वेव हो जाती है। मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे उन्हें कहा जाता है जिनको यहाँ पर जो है मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो अच्छा बताइए आज का सेशन कैसा लगा, है ना? तो इसी प्रकार से शॉर्ट वीडियोस के रूप में हम आपके लिए कंसेप्ट लेकर आएंगे और हर एक कंसेप्ट बड़े प्यार मोहब्बत के साथ आपको बताएंगे, है ना। वीडियो शॉर्ट जरूर होगा, लेकिन नॉलेज में धमाका होगा, नॉलेज में इजाफा होगा और आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय में बहुत सारा ज्ञान आप अर्जित कर लेंगे, है ना, ठीक है। आपकी रिकॉग्निशन बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप, है ना, आपकी स्किल्स बढ़ेगी। जब नॉलेज बढ़ता है ना, तो स्किल्स ऑटोमेटिक बढ़ती है, ठीक है। तो आज लाइट और साउंड में हमने देखा, लाइट को जाना, साउंड को जाना, इनकी प्रॉपर्टीज को जाना, है ना। लाइट फोटोन के पार्टिकल से बना है, लेकिन साउंड तो मीडियम के पार्टिकल से बना है। उसके बाद लाइट जो है वह एक नॉन मैकेनिकल वेव है, क्योंकि वैक्यूम में जा सकती है। इसको हम मैकेनिकल वेव कहेंगे, यांत्रिक तरंग कहेंगे, क्योंकि इसको मीडियम चाहिए होता है ना। और ये माध्यम के समांतर जाती है, इसलिए इसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ये माध्यम के लंबवत जाती है, परपेंडिकुलर, इसलिए इसको हम यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो बहुत ही अच्छे से हमने इन दोनों में अंतर सीखा, इनके कंसेप्ट जाने। इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, कंसेप्ट बताते रहेंगे। कंप्लीट एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स, यानी कि यहाँ पर हर एक कंसेप्ट, है ना, हर एक कंसेप्ट आपकी नज़रों से, आपके, है ना, दिलो दिमाग से निकालने जा रहे हैं और जो है अच्छे से
उसको फिट करने जा रहे हैं, जितना अभी तक सीखा उसको निकाल देंगे और अच्छे से एल्गोरिदम सेट कर देंगे कंसेप्ट वाला, और कभी नहीं भूलेंगे आप, है ना। सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। शेयर करें अपने दोस्तों में कि सर जो है थ्योरी क्लासेस लेकर के आ गए हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज तो लाइव चली रही है, अब से आपको थ्योरी क्लासेस भी मिलने जा रही है ना। तो थ्योरी क्लासेस को अच्छे से इंजॉय कीजिए। सारे जो है हमारे सेशन आप देखिए, सारे सेशन देखोगे तो बहुत अच्छा नॉलेज जो है बिल्ड कर पाओगे, ठीक है। सेशन कैसा लगा, ठीक है, आप जरूर बताएंगे। सेशन को लाइक करें, सेशन को क्या करना होगा, सेशन को लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों में इसको आप शेयर करें कि सर बहुत ही अच्छे से जो है वह थ्योरी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, है ना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चे, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिए और इसी प्रकार से रेगुलर हमारी वीडियोस देखते रहिए। आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय में आप बहुत ही ज़्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। अभी एसएससी, एसएलवी और रेलवे जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, इसमें हमने थ्योरी सेशन स्टार्ट कर दिए हैं। आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। क्या इस प्रकार से पढ़ना आपको पसंद है? आपके सजेशन हमारे सर आंखों पर, है ना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।